नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट जीएसएस में आज की लर्निंग वीडियो में हम समझ रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग और उसकी रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जान लें, हमारी सभी वीडियो की भांति इस वीडियो के भी स्टडी नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में पीपीटी के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टडी। ऐसे लाइटनिंग अरेस्टर पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेशन, पावर ट्रांसफार्मर और ग्रिड सबस्टेशन के दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के काम आते हैं। एक पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज एक्सटर्नल लाइटनिंग जैसे कारणों से हो सकते हैं और इंटरनल किसी स्विचिंग से भी ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब कभी भी ऐसे स्विचिंग या लाइटनिंग ओवर वोल्टेज की अबनॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की सर्ज पावर सिस्टम कंपोनेंट्स पर आती है, तो ऐसे सर्ज डाइवर्टर उन एनर्जीज को ग्राउंड कर देते हैं और हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है और पावर सिस्टम के दूसरे apparatus हैं उनके इंसुलेशन भी सेफ रहते हैं। एक लाइटनिंग अरेस्टर का एक टर्मिनल लाइन के साथ और दूसरा अर्थ किया हुआ होता है। इस तरह से दूसरे जो पावर सिस्टम के apparatus हैं वो लाइटनिंग अरेस्टर के पैरेलल में आ जाते हैं, जिनका बचाव इस लाइटनिंग अरेस्टर को करना होता है। एक लाइटनिंग अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग अर्थात मैक्सिमम कंटिन्यूअस और टेम्परेरी ओवर वोल्टेज सहने की क्षमता पावर सिस्टम में पावर फ्रीक्वेंसी की कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज या टेम्परेरी ओवर वोल्टेज के बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी नीले फ्रेम में आई हुई वोल्टेज की स्थिति में एक लाइटनिंग अरेस्टर लाइन और ग्राउंड के बीच में हाई इंपीडेंस को बनाएगा और उसमें से एक नेग्लिजिबल लीकेज करंट जो फ्रैक्शन ऑफ मिली एम्पियर हो सकता है वो फ्लो करेगा। इस तरह की नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस या टेम्परेरी ओवर वोल्टेज की कंडीशंस में। और एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए स्पार्क ओवर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ऐसी रेटेड वोल्टेज से 60% से भी ज्यादा हो सकता है। इसी लाइटनिंग अरेस्टर का लाइटनिंग या स्विचिंग सर्जेस के केस में जो हाई फ्रीक्वेंसी के और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के थाउजेंड्स ऑफ किलो वोल्ट्स के हो सकते हैं, उन स्थितियों में जो सर्ज वोल्टेज लेवल है या अरेस्टर का प्रोटेक्शन वोल्टेज लेवल है वो हमारे पावर सिस्टम के इक्विपमेंट और एपरेटस के जो इंसुलेशन लेवल है जिनको वो सह सकते हैं उनकी कंपैरिजन में सेफ मार्जिन के साथ अरेस्टर का सर्ज वोल्टेज लेवल या प्रोटेक्शन लेवल कम है। अगर किसी पावर सिस्टम में सर्ज अरेस्टर नहीं लगे हों तो जो सर्ज वोल्टेज का क्रेस्ट या पीक मैग्नीट्यूड है वो हमारे एपरेटस और इक्विपमेंट्स के इंसुलेशन लेवल से ज्यादा होकर उनके इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। लेकिन एक लाइटनिंग अरेस्टर इस क्रस्ट मैग्नीट्यूड से काफी कम मैग्नीट्यूड पे अपनी सर्ज वोल्टेज लेवल पे स्पार्क ओवर कर जाता है और ऐसी स्थिति में लाइटनिंग अरेस्टर अपना लाइन और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस को बहुत तेजी से कम करके सर्ज ओवर वोल्टेज की एनर्जी को ग्राउंड या अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर देता है और उसका करंट जो लीकेज लेवल पे फ्रैक्शन ऑफ मिली एम्पियर था वो कुछ किलो एम्पियर लेवल का हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइटनिंग अरेस्टर ओवर वोल्टेज सर्ज की एनर्जी को इंक्रीज्ड करंट के साथ ग्राउंड में डिस्चार्ज करता है और इस इंक्रीज करंट कंडीशन पे भी वो खुद को डैमेज नहीं होने देता और साथ ही साथ वो अपने अक्रॉस वोल्टेज को एक सेफ पीक लेवल से अधिक नहीं होने देता। वो वोल्टेज को क्लैंप करके अपने पैरेलल में लगे हुए जीएसएस के दूसरे एपरेटस और इक्विपमेंट को सेफ रखता है। जैसे ही लाइटनिंग सर्ज की एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज का जो फॉलोइंग करंट है वो तेजी से घटकर एक अच्छा अरेस्टर ऐसे करंट को जल्दी से इंटरप्ट करके नॉर्मल पावर सर्किट की ऑपरेशंस को मेंटेन कर देता है और बिना किसी पावर इंटरप्शन के इक्विपमेंट की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग को समझते हैं। जब किसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे स्विचिंग से या एक्सटर्नल लाइटनिंग से कोई सर्ज वोल्टेज स्ट्राइक करती है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज का सर्ज इस ओवरहेड लाइन पे स्पीड ऑफ लाइट से लगभग 1 मिलीसेकंड में 300 किलोमीटर के वेग से लाइन के साथ
सब स्टेशन की तरफ ट्रेवल करता है और एक जीएसएस के फर्स्ट एंड पे ट्रांसमिशन लाइन को जब एक सर्ज अरेस्टर से कनेक्ट किया हुआ होता है तो ट्रेवल करता हुआ सर्ज जैसे ही अरेस्टर के ऊपर आएगा और इसका मैग्नीट्यूड जिस क्षण स्पार्क ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा, अरेस्टर लाइन और ग्राउंड के बीच में एक लो इंपीडेंस का पाथ बनाते हुए सर्ज की एनर्जी को ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट और बाईपास कर देगा और ऐसी स्थिति में जो हैवी सर्ज करंट अरेस्टर के थ्रू पास होगा उससे अरेस्टर स्वयं को डैमेज नहीं होने देगा और सर्ज एनर्जी के इस ग्राउंड डेसिपेशन के बाद जो रेजिडुअल वोल्टेज लाइन पर एग्जिस्ट करेगी उसका लेवल अदरवाइज जो वोल्टेज सर्ज का पीक या क्रेस्ट मैग्नीट्यूड था उससे काफी कम हो जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन लेवल सर्ज अरेस्टर मेंटेन करता है उससे हमारे पावर सिस्टम के एपरेटस और इक्विपमेंट का बेसिक इंसुलेशन लेवल ऊपर है तो वो सारे इस वोल्टेज लेवल के साथ प्रोटेक्टेड रहेंगे। किसी लाइटनिंग अरेस्टर के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। एक उसकी रेटेड वोल्टेज है, ये वो मैक्सिमम परमिसिबल आरएमएस वोल्टेज है जो लाइन और अर्थ के बीच में होते हुए लाइटनिंग अरेस्टर के अक्रॉस आएगी। अरेस्टर के लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन 50 हर्ट्ज की हमारी पावर फ्रीक्वेंसी पे स्पार्क ओवर वोल्टेज है। अक्सर एक अरेस्टर की स्पार्क ओवर वोल्टेज उसकी रेटेड वोल्टेज की 1.6 टाइम्स रखी जाती है और ये मान का चयन इस तरह से किया हुआ है कि अगर हमारी कोई टेम्परेरी ओवर वोल्टेज रेटेड से अधिक होके और 1.6 टाइम से कम रहे तो अरेस्टर अपने थ्रू सिर्फ मामूली से लीकेज करंट को अलाउ करेगा और वो बार बार लाइटनिंग के सर्ज को ग्राउंड पे डिस्चार्ज करने वाली कंडीशंस नहीं बनाएगा अगर हमारी टेम्परेरी ओवर वोल्टेज इस स्पार्क ओवर वोल्टेज से कम रहती है। तो रेजिडुअल डिस्चार्ज वोल्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो सकता है। ये वो वोल्टेज है जो अरेस्टर के अक्रॉस लाइन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करेगी जिस समय एक अरेस्टर लाइटनिंग सर्ज के कारण जो स्पार्क ओवर वोल्टेज से अधिक मैग्नीट्यूड का है लाइटनिंग सर्ज की एनर्जी को ग्राउंड पे बाईपास या डिस्चार्ज कर रहा होगा तो डिस्चार्ज कंडीशंस के दौरान या उसके बाद जो वोल्टेज लाइन और ग्राउंड के बीच में पावर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है उसे हम रेजिडुअल या डिस्चार्ज वोल्टेज कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पावर सिस्टम के एपरेटस और इक्विपमेंट के बेसिक इंसुलेशन लेवल से निश्चित रूप से कम रहना चाहिए। अरेस्टर के लिए एक और इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है। ये वो सर्ज करंट है जो किसी अरेस्टर पे स्पार्क ओवर होने के बाद कंडक्शन प्रोसेस के दौरान ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है और इसका मैग्नीट्यूड किलो एम्पियर्स में होता है। एक पावर सिस्टम में इस्तेमाल के हिसाब से लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं इसे समझते हैं और पहले समझते हैं वोल्टेज रेटिंग के सिलेक्शंस के बारे में। तो हमारे पावर सिस्टम में कोई कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज है और अक्सर ये जो रेटेड वोल्टेज होती हैं वो लाइन टू लाइन आरएमएस मैग्नीट्यूड के रूप में डिफाइन की जाती है जैसे 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी। ऑपरेशन के दौरान इनमें वोल्टेज रेगुलेशन के कारण 10% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत सारे स्विचिंग कारणों से और लाइनों में ग्राउंड फोल्ड होने की कंडीशंस पे जो दूसरी हेल्दी लाइन से उनमें टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस जनरेट हो सकती हैं। एक अर्थ फोल्ड के दौरान एक लाइन या दो लाइन जो ग्राउंड हो गई है उस स्थितियों में वो जो लाइन ग्राउंड नहीं हुई है उसकी लाइन टू अर्थ वोल्टेज अगर सिस्टम अनग्राउंडेड है तो वो अपनी नॉर्मल वोल्टेज की जो फेज वोल्टेज होती है उसकी √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज हो सकती है। हम लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग का डिसीजन इस तरह से करते हैं कि वो इस तरह की टेम्परेरी ओवर वोल्टेज को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से एक सिस्टम की हाईएस्ट वोल्टेज 10% ज्यादा होने पे जो हाईएस्ट लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होती है उसे हम एक कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग से मल्टीप्लाई करके अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग का मान पावर सिस्टम में न्यूट्रल की ग्राउंडिंग पर डिपेंड करेगा। अगर एक पावर सिस्टम में न्यूट्रल को इफेक्टिवली ग्राउंड नहीं किया हुआ है, वो सॉलिड ग्राउंडेड न होके किसी इंपीडेंस के साथ ग्राउंडेड है, तो ऐसी स्थिति में कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग को मैक्सिमम 1 लिया जाएगा और हमारे लाइटनिंग अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग है वो हाईएस्ट लाइन
लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज हो जाएगी, तो वो जो लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज रेटिंग है उसकी 10% एक्स्ट्रा होकर 1.1 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन हम हमारे पावर सिस्टम में अगर न्यूट्रल को सॉलिड इफेक्टिवली ग्राउंड कर देते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थिंग का मैग्नीट्यूड घटकर 0.8 रह जाएगा। तो अगर एक 132 केवी पावर सिस्टम की अगर हम बात करें जिसमें इफेक्टिव अर्थिंग की हुई है, तो जो अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग्स हैं वो हमारी लाइन वोल्टेज जो रेटेड है उसमें 10% की इंक्रीमेंट के बाद इस 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ अर्थिंग फैक्टर के साथ 160 किलो वोल्ट हो गई है। तो एक लाइटनिंग अरेस्टर कैपेबल होना चाहिए 116 किलो वोल्ट को भी विदस्टैंड करने के लिए, और इस स्थितियों में भी उसका लीकेज करंट नेग्लिजिबल स्मॉल रहना चाहिए और उसमें टेम्परेचर राइज से थर्मल रन अवे जैसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अर्थात 132 केवी के पावर सिस्टम में ऐसे किसी लाइटनिंग अरेस्टर की लाइन और ग्राउंड के बीच में रेटेड वोल्टेज अगर 116 केवी है तो ऐसे लाइटनिंग अरेस्टर के लिए स्पार्क ओवर वोल्टेज या पावर सिस्टम के लिए प्रोटेक्टिव लेवल का मैग्नीट्यूड इस रेटेड वोल्टेज से 60% ज्यादा 1.6 टाइम के आसपास हो सकता है, जो डिपेंड करेगा हमारे पावर सिस्टम में दूसरे अपैरेटस और इक्विपमेंट्स के इंसुलेशन लेवल क्या हैं, और जो सबसे कम इंसुलेशन लेवल है उससे भी नीचे हमें अरेस्टर की सर्ज वोल्टेज रेटिंग या प्रोटेक्शन लेवल को रखना होगा। एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए नॉमिनल डिस्चार्ज करंट क्या है ये बात समझते हैं। तो जब हमारी इस लाल वोल्टेज लाइन के अनुसार एक सर्ज वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे सर्ज अरेस्टर के ऊपर आती है तो सर्ज अरेस्टर इस पॉइंट ए के वोल्टेज लेवल पे, जिसे हम थायरिस्टर की सर्ज वोल्टेज कहते हैं, उस स्थितियों में लाइन और ग्राउंड के बीच में अरेस्टर का रेजिस्टेंस कम होने से अरेस्टर के थ्रू बहुत ज्यादा करंट ग्राउंड की तरफ सर्ज की एनर्जी को डेसिपेट करने लगता है, बाईपास करने लगता है, और ये जो करंट है इसका ये जो पीक मैग्नीट्यूड है वो सर्ज अरेस्टर की नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है। और हमारे जो सर्ज अरेस्टर्स हैं वो 4 नॉमिनल डिस्चार्ज करंट रेटिंग्स पे बाजार में अवेलेबल हैं, जो 10 किलो एम्पियर, 5 किलो एम्पियर, 2.5 किलो एम्पियर और 1.5 किलो एम्पियर के मान हैं, जो ग्रिड सबस्टेशन 66 केवी या हायर वोल्टेज के लिए ज्यादा पावर के सिस्टम में यूज होते हैं, उनके लाइटनिंग अरेस्टर 10 किलो एम्पियर करंट रेटिंग के होते हैं। वहीं 33 केवी के ग्रिड सबस्टेशंस पे हम 5 किलो एम्पियर रेटिंग के भी सर्ज अरेस्टर लगा सकते हैं, और जो कम पावर के और छोटी वोल्टेज रेटिंग के सबस्टेशंस हैं उनमें हम 2.5 किलो एम्पियर या 1.5 किलो एम्पियर डिस्चार्ज करंट के भी सर्ज अरेस्टर स्मॉल और रूरल सबस्टेशंस के लिए लगा सकते हैं। हमारे पावर सिस्टम में 12 से भी अधिक प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल होते हैं। किसी एप्लीकेशन के लिए हम किस तरह का लाइटनिंग अरेस्टर कॉन्फ़िगरेशन या कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगी हमारी एप्लीकेशन वोल्टेज क्या है, हमें इंस्टॉलेशन में क्या कॉस्ट इनकर करनी है, हमारी लाइटनिंग की वेदर कंडीशंस क्या है, और क्या पावर सिस्टम में हमारे प्रोटेक्टेड पार्ट की सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेड है। जो इंपॉर्टेंट लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं उनमें रोड गैप अरेस्टर या इसी तरह का स्पेयर गैप अरेस्टर है, होन गैप अरेस्टर है, एक्सपल्शन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है, वॉल टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर है। इन सब के बारे में कंस्ट्रक्शन डिटेल, एप्लीकेशन, मेरिट और डीमेरिट्स हम एक और वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आशा है आज की इस वीडियो से आपको लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग, उसके स्पेसिफिकेशन और किसी एप्लीकेशन के लिए रेटिंग्स का सिलेक्शन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप हमारे पावर सिस्टम में अपैरेटस और इक्विपमेंट का इंसुलेशन लेवल और लाइटनिंग अरेस्टर के प्रोटेक्शन लेवल के बीच में इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन को भी समझ पा रहे होंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट से ग्रिड सबस्टेशन के बारे में आप और अधिक प्रैक्टिकल जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे दूसरे विषयों पर भी बहुत बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपके पास उपलब्ध हैं। उनकी मदद से आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक से नोट्स को डाउनलोड करके अपनी स्टडीज को जारी रख सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।